अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो बड़ी क्रिटिकल स्टोरी है और बड़ी पुरसोज है, दिलों को हिला देने वाली स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब कल शाम को हम अफ्तार पार्टी में बैठे हुए थे तो ये हुआ कि एक इन्फेंट्स, याद रखें इन्फेंट्स 0 एज से लेकर 0 डे से लेकर 1 ईयर तक जो एज होती है उसको इन्फेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फेंट्स एक मेरे पास आया बेबी फातिमा के नाम से। 4 मंथ का बेबी मेरे पास जब आया तो बेबी जब प्रेजेंट होता है ER में, तो मैंने जब उसको विजुअली स्कैन किया तो बेबी लिथार्जिक था, बेबी अनरिस्पॉन्सिव था, बेबी की सक्शनिंग वगैरह की है, बेबी का कार्डियक इंटैक्ट नहीं था, कार्डियक एक्टिविटी इंटैक्ट नहीं थी। हमने CPR इनिशिएट किया, लेकिन जो इनिशियल उसकी जो कंप्लेन थी जिसकी वजह से बेबी मेरे पास प्रेजेंट हुआ ER में, बेसिकली वो एस्पिरेशन किया हुआ था। उसने जो फीड ली हुई थी वो फीड वो एस्पिरेट कर चुकी थी। और ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है और प्रोफेशनल्स के लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज है। और ये प्रोफेशनल तो है, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन यह है कि अगर किसी जगह उनके कोई लैप्स हैं या एरर हैं तो वो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। बेसिकली हुआ यह है कि जब बेबी मेरे पास प्रेजेंट होता है तो उसने फीड जो है ना वो इनहेल की हुई थी, एस्पिरेट की हुई थी, लंग्स में गई हुई थी, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से बेबी जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया। 70% जो बेबीज़ हैं या इन्फेंट्स हैं, चाइल्ड हैं, उनकी जो डेथ है वो डिपेंड करती है रेस्पिरेटरी अरेस्ट पर। और रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जो है ना वो फीड एस्पिरेशन या आप यूँ कह सकते हैं कि ओवर फीड या फीड की जो टैक्टिक्स हैं या फीड की जो टिप्स हैं, जो फीड की ट्रिक्स हैं, वो ना अप्लाई करने की वजह से बेबी जो है ना एस्पिरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ होती है। यानी कि 70% जो है ना वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है बेबीज़ को, देन कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ यूँ है कि बेबी जो ही मैंने रिसीव किया तो मैंने मैनुअली सेक्शन किया उसको गैस के साथ, ठीक है। सेक्शन करने के बाद मैंने जब उसकी कार्डियक एक्टिविटी ब्रेकियल पल्स देखी है तो दैट वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो CPR इनिशिएट हुआ, CPR इनिशिएट किया तो अब हमने जो सीक्वेंस था वही रखा है, 15 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ का जो रेशो था उसी को कंटिन्यू किया, ठीक है। लेकिन बेबी की जो है ना नेक्स्ट 2 मिनट्स के बाद जब हमने रीअसेस किया तो एक्टिविटी नहीं थी। फिर हमने सेकंड जो है ना वो साइकिल स्टार्ट किया। इस तरह हमने 20 मिनट तक उसका CPR किया और हमने ड्रग भी दिया और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो पाल्स का प्रोटोकॉल था वो फॉलो किया। उसमें फिर हाई क्वालिटी BLS भी हमने उसको दिया, ठीक है। बहरहाल ये सिनेरियो था, ठीक है। और हाई क्वालिटी BLS और हाई क्वालिटी CPR की जो इंडिकेशन है वो भी आपके साथ थोड़ी सी रखता हूँ, तो उस पर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं ताकि वो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें जो है ना मिस्ड हो जाती हैं, स्किप्ड हो जाती हैं, तो वो फिर हमारे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। बल्कि एट दी एंड जो है ना वो पेशेंट्स को उसका फ़ायदा नहीं होता है। अगर हमारे एंड से कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो सर्विसेज जो उसको मिलनी चाहिए वो पेशेंट्स को, फिर वो पेशेंट्स के आउटकम को जो है ना वो डिस्टर्ब करती हैं। तो चलते हैं हम कि हाई क्वालिटी BLS क्या है, हाई क्वालिटी CPR क्या है, उसकी क्या कहाँ कौन कौन से फैक्टर हैं जो हम पूरे करेंगे तो हाई क्वालिटी CPR की जो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। हाई क्वालिटी पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं शहनाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दी केयर नर्स, और मैं अपने YouTube चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलते हैं हम टॉपिक की जानब। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे होते हैं हाई क्वालिटी CPR में, तो सबसे पहले जो इंडिकेशन वो ये है कि 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट आपके आने चाहिए, ठीक है। दूसरी इंडिकेशन क्या है
कि आपकी जो बेबी की जो चेस्ट की डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर, 1/3 ऑफ डायमीटर ऑफ द चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 4 सेंटीमीटर आपने डीप जाना है, कंप्रेशन डीप करना है ताकि कार्डियक मसाज प्रॉपरली हो सके। कंप्लीट रिकॉयल ऑफ चेस्ट करना है ताकि चेस्ट कंप्लीट रिकॉयल ऑफ चेस्ट करेंगे तो हार्ट में जो ब्लड है वो फिल होगा, रिफिल होगा, और आप उसको पुश करेंगे तो एक सर्कुलेशन का क्राइटेरिया मेंटेन होगा, परफ्यूजन और सर्कुलेशंस होगी, तो फिर आप जो है ना वो हाई क्वालिटी CPR मेंटेन रख सकेंगे। मिनिमम जो है ना वो मिनिमाइज इंटरप्शन ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन। अच्छा, ये बड़ा की पॉइंट है कि चेस्ट कंप्रेशन के दौरान जो है ना आपने इंटरप्शन कम से कम रखनी है। उसकी लॉजिकली बात यह है कि जब आप कम रखेंगे उसकी ड्यूरेशन कम होगी, लेस देन 10 सेकेंड्स होगी या 10 सेकेंड्स होगी, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप इतना पॉज करेंगे, रीअसेस में जाएंगे, तो इतना पॉज आपको अलाउ करता है AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन 2020 के मुताबिक कि आप 10 सेकेंड तक जो है ना पॉज कर सकते हैं, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। उसकी लॉजिकली बात यह है कि अगर किसी पेशेंट्स का हार्ट हमने रिवाइव कर भी लिया है, हार्ट की एक्टिविटी रिस्टोर हो भी गई है, और उसकी जो ब्रेन है, उसकी जो ब्रेन डेथ हो गई है ड्यू टू हाइपॉक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन न आने की वजह से अगर ब्रेन डेथ हो जाती है, तो हम एक मिजरी को प्रोलॉन्ग करेंगे, ना कि एक लाइफ को सेव करेंगे। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, और ऑल ओवर देखा जाए तो जितना भी एशिया है उसके हालात आपके सामने हैं। तो जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो ये होता है कि वहाँ तो चलता रहता है, वहाँ पेशेंट सालों साल वेंटिलेटर पर भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो मेडिकल की एक्सपेंडिचर जो है ना वो बर्दाश्त करती है। लेकिन यहाँ तो हमारे अगर 20 बंदों का अगर हम जो बजट है वो एक बंदे पर लगा देंगे, तो हम जो 20 या 20 जो हमारे लोग होंगे, हम उनका जो है ना एक माशी कत्ल कर देंगे, तो एक की जान बचाने के लिए, और उसकी भी जान वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बचेगी। मीन टू से कि कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि जब हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी होगी तो पेशेंट की जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ तब रहती है जब मेरा ब्रेन एक्टिव है, अभी मेरा ब्रेन जो है ना मेरी बॉडी को मॉनिटर कर रहा है और बॉडी को ऑर्डर दे रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आगे चलते हैं कि डोंट ओवर वेंटिलेट द पेशेंट। यहाँ बड़ा की पॉइंट है कि पेशेंट को आपने ओवर वेंटिलेट नहीं करना, क्योंकि जो चेस्ट है उसमें जो है ना कार्डियक थोरेसिक जो है ना प्रेशर रेज होगा, तो क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। जब चेस्ट में जो है ना एक अननेसेसरी प्रेशर हो जाएगा, तो वो चेस्ट जो है ना वो डायाफ्राम जो है ना प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर सकेगा। प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर सकेगा तो ब्रीदिंग पैटर्न जो है ना वो जो परफ्यूजन और सर्कुलेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब परफ्यूजन और सर्कुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपका कार्डियक आउटपुट बैठ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बैठ जाएगा तो डेफिनेटली परफ्यूजन भी नहीं होगी, सर्कुलेशन भी नहीं होगी। ये बातें हैं हाई क्वालिटी CPR की। और फिर आपने इसमें अगर एडवांस एयरवे प्लेस्ड नहीं किया हुआ है बेबीज़ में, तो आपने 15:2 का रेशो रखना है। अगर एडवांस एयरवे प्लेस्ड हो गया है तो फिर आपने क्राइटेरिया चेंज कर देना। एवरी 2 to 3 सेकेंड्स के बाद आपने एक ब्रेथ देना है, ठीक है। और ये 20 to 30 ब्रेथ पर मिनट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है अडल्ट और पाल्स का, यानी कि पीडियाट्रिक ACLS और अडल्ट ACLS में एक यहाँ एक इनके बीच में एक डिफरेंस है। ये है कि डिफरेंस ये है कि अगर इन्फेंट्स की कार्डियक एक्टिविटी लेस देन 60 है तो आपको AHA ये कह रहा है कि आप CPR को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये परफ्यूजन के लिए उसकी जो एक्टिविटी है ये इनफ नहीं है कि उसकी बॉडी को जो है ना वो परफ्यूज़ कर सके, सर्कुलेट कर सके, ठीक है। इस पर भी जो है ना वो CPR इंडिकेटेड है। ये एक की पॉइंट है इन्फेंट्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्या मटेरियल है कि ये बेबी मोस्टली क्यों ऐसा होता क्यों है कि एस्पिरेट कर जाते हैं। बेसिकली जब हम बेबीज़ को फीड करवा रहे थे, इन्फेंट्स को फीड करवा रहे थे, तो
फीड करवाने के बाद प्रॉपरली उनको बर्ब दिलवाना चाहिए। बर्ब मीन के डकार आना चाहिए उनको फीड के बाद। अगर डकार नहीं आता तो सिंपली है कि आप जो हाउस वाइफ हैं या जो घरों में लोग हैं तो वो बेबी को कंधे के साथ लगा कर रखें, ठीक है। 5-10 मिनट कंधे के साथ लगा कर रखेंगे तो बेबी जो है ना वो डकार ले लेगा। हल्की हल्की सी आप थपकी भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। और जो प्रोफेशनल्स हैं तो वह तो प्रोफेशनल तरीके से बेबी को हैंडल करेंगे और प्रॉपरली बर्ब दिलवाएंगे। उसके बाद लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज किसी भी वजह से आपके बेबी ने अगर बर्ब नहीं लिया तो आप उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पर भी कर सकते हैं और प्रोन पोजीशन पर भी आप उसको लेटा कर कोई अपना काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज बहुत ही कोई अर्जेंसी है कि अर्जेंटली आपको बेबी को जो है ना लेफ़्ट करना पड़ जाता है फीड देने के बाद, तो ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली आपने बेबीज़ को बर्ब दिलवाना है और फीड जो है ना वो टॉलरेट करे तो तब आपने बेबी को लेटाना है। अदरवाइज़ अगर आप बेबी को फ्लैट पोजीशन में लेटा देंगे तो यही होगा जो बेबी फातिमा के साथ हुआ। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये सारा लिंक डाल दूँगा AHA का, पल्स का, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो वीडियो जब मैंने इसको रिसीव किया था बेबी फातिमा को तो वो वीडियो भी मैं साथ ऐड कर दूंगा ताकि वो आपके लिए एक बड़ा मेमोरेबल होगा और ये एक रियल सिनेरियो आपके साथ शेयर किया जा रहा है ताकि आपकी थ्योरी भी और आपके स्किल्स भी रहें ताकि हम जो है ना मैक्सिमम लोगों को सेव कर सकें और अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम रिलीफ दे सकें और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर पेशेंट को डील कर सकें। जो मेन पर्पस और जो मेन मकसद है वो ये है, ठीक है। और जो हम रियल सिनेरियोस की वीडियोस बनाते हैं वो भी हम कंसेंट लेने के बाद जो है ना वो अपडेट करते हैं। ये भी एक है क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी मैटर है और उसका ख्याल रखा जाता है। जब तक उनसे कंसेंट नहीं हो जाते हैं तो हम वीडियो को अपलोड नहीं करते हैं। कंसर्न अथॉरिटी से हम अप्रोच करके पहले उनसे हम लेते हैं, कंसेंट लेते हैं, उसके बाद हम अपलोड करते हैं कि ये मटेरियल जो अपलोड किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है और स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप कि हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं कि शॉक की डोजेस क्या आनी चाहिए पीडियाट्रिक में और इन्फेंट्स में, डोजेस क्या आनी चाहिए। जो शॉक का क्राइटेरिया ये है कि अगर पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया है जो कि एक शॉक के रिदम है और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन है, 2 शॉक के रिदम है। अगर ये रिदम आ जाते हैं तो आप शॉक किस क्राइटेरिया पर करेंगे इन्फेंट्स को। तो इसकी जो डोज है फर्स्ट शॉक है वो 2 जॉल्स पर केजी है, सेकंड शॉक जो है ना वो 4 जॉल्स पर केजी, ठीक है। और जो सबसिक्वेंट शॉक्स हैं फिर उसके बाद वो 4 जॉल्स पर केजी कंटिन्यूली रहेंगे। मैक्सिमम डोज जो शॉक की है वो 10 जॉल्स पर केजी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था। एक ही पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि जनरल स्टाफ बैठा होता है तो साथ ही एक बेबी कोलैप्स आ गया और साथ ही सिनेरियो रन हो गया। तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल मटेरियल होगा कि आपको इन चीज़ों का पता होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ड्रग की अगर बात की जाए तो पीड्स में ड्रग भी बड़ी कैलकुलेटेड होती है और केजी के हिसाब से होती है। तो ये है कि अगर एपिनेफ्रिन आपको देनी पड़ जाती है इन्फेंट्स में, बेबीज़ में, तो आप किस क्राइटेरिया से देंगे। 0.01 mg पर केजी के हिसाब से आपने एपिनेफ्रिन देनी है। जितने केजी का होगा पेशेंट्स अकॉर्डिंगली आपने डोज को डिवाइड करके तो वो एपिनेफ्रिन आपने देना है। एवरी 3 to 5 मिनट्स के बाद एपिनेफ्रिन आपने पेशेंट्स को देना है ड्यूरिंग CPR टिल रिवाइव्स द पेशेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर एंटी एरिथमिक ड्रग की बात की जाए तो 5 mg पर केजी हम एमिड्रोन जो देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टरी में रिपीटेड डोजेस देंगे, यानी कि रिफ्रैक्टरी मीन के कंटिन्यूली ये इवेंट्स हो रहे हैं कि पेशेंट को एरिथमियास चल रहे हैं तो फिर हम एमिड्रोन को कंटिन्यू 3 डोजेस तक देंगे, ठीक है। लिंक और डिस्क्रिप्शन में मैं सारा मटेरियल आपके साथ डाल दूंगा ताकि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो। और आई होप
कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्यों वसीम भाई? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।